वेलकम बैक गाइस। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम सीखेंगे टैली फ्रॉम बेसिक से। हम अपनी पहली वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये सेकंड वीडियो जिसमें हम आज करेंगे कि लाइसेंस को रीएक्टिवेट कैसे करें। और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि टैली का लाइसेंस आता है 4 से 5,000 रुपए में, ठीक है। अगर वही मल्टी यूजर लेना है तो 5 से 6,000 के बीच में कॉस्ट करता है, तो ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो हम देखेंगे कि हम इसको फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कि लेजर बनाना है। जब भी कंपनी को ऑपरेट करना है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लेजर का यूज करते हैं जो बिजनेस पर्पज के काम आते हैं, उसको सीखेंगे कैसे बनाना है। सिखाया तो जाता है बट अच्छे वे में, गुड वे में कैसे सीखेंगे। और उसके बाद हम करेंगे कि आइटम को कैसे क्रिएट करें। आइटम क्यों जरूरी है? जब भी हम किसी गुड्स को सेल या परचेज करेंगे तो उसके लिए आइटम होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद हम ग्रुप कैसे बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे वेंडर कई दिल्ली के वेंडर्स हैं, कुछ मेरे पंजाब के हैं, कुछ मेरे फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेंसेस मेरे डायरेक्टली रेलेवेंट टू फैक्ट्री के हैं, कुछ मेरे ऑफिस के हैं। तो उनको ग्रुप वाइज सेपरेट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एजुकेशन मोड में टैली को यूज कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको जितने भी लेजर बताऊंगा वो सारे मैं आपको टैली से ही यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है, कोई भी टैली ओपन करनी है। वहां पे अगर लाइसेंस नहीं है तो सीधे ये वाला पेज खुल जाएगा जो यहाँ पे लिखा आएगा कि कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, जो यानी मल्टी यूजर यूज करते हैं जिनका एक सर्वर होता है, ठीक है। वो सर्वर से मल्टीपल कंप्यूटर में यूज होता है। आपने देखा होगा कंपनीज में एक मल्टी यूजर टैली चली जाती है जो लाइसेंस के थ्रू यूज की जाती है। उसके बाद रीएक्टिवेट मतलब एक लाइसेंस को दूसरे लाइसेंस में डालना और उसके बाद एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, ठीक है। ये प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा कि रीएक्टिवेट कैसे करें और कंटिन्यू एजुकेशन मोड में कैसे चलाएं। जो सर्वर वाला है वो सर्वर के थ्रू होता है, आईटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं वो करके देते हैं। और न्यू लाइसेंस सिंपल आसान है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने बस सीरियल नंबर डाल के अपने कंटिन्यू प्रोसेस को जो जो डिटेल मांगे उसको डाल के आगे गो थ्रू करना। चलिए आप सीखते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। फॉर एग्जाम्पल ये कल का मैंने कंपनी बनाई हुई है, अभी इस कंपनी को ओपन किया, ठीक है। एजुकेशन मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं? एजुकेशन मोड में हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, पर उस पर भी रेंज की रिस्ट्रिक्शन है कि एक स्पेसिफिक रेंज स्पेसिफिक डेट में एंट्री हो सकती है। आप कोई भी डाटा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जांपल अगर मैंने लाइसेंस नहीं ले रखा तो मैं कोई भी डाटा एक्सपोर्ट करूंगा ना तो उस पर साफ साफ लिखा रहेगा, वो एक ही डेट का डाटा बताएगा जो 1 अप्रैल या 1 जनवरी का होगा। उसके बाद जो भी डाटा होगा जिसमें उसकी डेट मेंशन होगी वो उसमें दिखा देगा एजुकेशन मोड। तो इसलिए हम टैली को डाटा एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, बट सीखने पर्पस के लिए, काम के पर्पस के लिए एजुकेशन मोड में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको एजुकेशन मोड में सिखाऊंगा कि कैसे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं पहले मैं आपको लाइसेंस को एजुकेशन मोड में लेजर क्रिएट करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या मतलब? कैपिटल जो बंदा अपना पैसा डालता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं गया क्रिएट पे, क्रिएट मैंने लेजर क्रिएट करना, उस बंदे का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम दे देता हूँ मनीष महाजन, अंडर कैपिटल ये बना होगा, ठीक है। मनीष महाजन इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डन डन पंजाब इंडिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, ठीक है। ये चीज माइंड में रख के चलनी है। और उसके बाद लास्ट सब जैस, ठीक है। मेरा कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद कैपिटल के बाद मेरे को क्या क्रिएट करना पड़ता है? अपना बैंक, क्योंकि जब भी प्रोपराइटर पैसा देगा वो किस फॉर्म में देगा, या तो कैश फॉर्म में देगा या बैंक फॉर्म में, ठीक है। अब बैंक फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? बैंक, मेरे बैंक का नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अंडर बैंक अकाउंट्स बैंक अकाउंट रखना है। बैंक अकाउंट डालते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा वो कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का नेम क्या है, ब्रांच कौन सी है, ये सारा मैं आपको फिल करना सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके रखी हुई है, ठीक है। जैसे ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर, इसमें कुछ डाटा एरर आता है फॉर सेफ्टी पर्पस, तो इसलिए प्लीज इग्नोर कीजिए इन चीजों को। आईएफएससी कोड कॉपी पेस्ट। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि डाटा एंट्री में कोई गड़बड़ी ना हो। अब यहाँ पे उसने एक एरर दिखा दिया, ठीक है। अब बैंक अकाउंट, अगर यही मैंने रीएक्टिवेट लिया होता तो अगर मैंने यही लाइसेंस लिया होता तो ये रीएक्टिवेट का जो बैंक नेम का उसका इशू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपने आईडी को क्या करूंगा? रीएक्टिवेट करूंगा। यहाँ पे हार्ड वगैरह सेस मांगेगा मेरे से, टैली फिर से ओपन होगी। सिंपल कुछ नहीं, आपने सिंपल अपनी आईडी डालनी है, आईडी, ठीक है। पासवर्ड, हाइड पासवर्ड, इसलिए प्लीज कॉपी पेस्ट हो गया, तो वरना मैनुअली डालना पड़ेगा, ठीक है। डालते क्या होगी? लाइसेंस, लाइसेंस क्या हो गया? रीएक्टिवेट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बैंक अकाउंट्स में, जो हम कर रहे थे क्रिएट लेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट्स। अकाउंट नंबर को क्या किया मैंने?
कॉपी वेस्ट, ठीक है, IFSC कोड, डन, रिटर्न। इंटरनेट कनेक्शन का क्या इशू कह रहा है ये, इग्नोर करते हैं इसको। भी बैंक नेम को मैं आपको बाद में बता दूंगा, सिर्फ बैंक नेम ब्रांच में डाल देता हूँ पठानकोट की, ठीक है, अपने होम टाउन की, ठीक है। यस 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 करके आगे बढ़ के 145025, ठीक है, GST नंबर नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट रहेगा बैंक अकाउंट क्रिएट करने के बाद मेरा क्रेडिटर, माल किससे आएगा, ठीक है। क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनसे हम कोई सर्विसेज बाय करते हैं, ठीक है, कोई भी यानी सर्विसेज और गुड जिनसे बाय होती है उनको क्रेडिटर कहा जाता है, ठीक है। अब क्रेडिटर की डिटेल यहाँ पे क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर, ये अंडर किस में रखना है, ये बिल्कुल आपको माइंड में होना चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज होती है ना, तो ये चीजें हमें माइंड में होनी चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टैली सीखने के बाद कि आपको अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज आती हो। बिना अकाउंटिंग के जनरल एंट्री आप टैली नहीं सीख पाओगे। आप कहोगे कि मैं इसको अंडर, अगर मैं सन्ड्री डेब्टर रख दूंगा तो ये सीधा सीधा मेरा इंपैक्ट करेगा एसेट में, और एसेट क्या दिखा देंगे मेरे नेगेटिव में, और एसेट किस फॉर्म में होते हैं, एसेट हमेशा डेबिट फॉर्म यानी पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये चीजों को बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है कि एसेट हमेशा हमारे डेबिट होते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल माइंड में रख के चलना है कि क्रेडिटर होंगे तो किस साइड में आएंगे, डेब्टर होंगे तो किस साइड में आएंगे, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए आपके। सन्ड्री क्रेडिटर मेंटेन बिल वाइज डिटेल, यस यस। अगर मैंने यहाँ पे पीरियड लेना है कि उसका कितना पीरियड डिसाइड करना है, कि उससे पेमेंट मैंने देनी है कितने दिनों में दूं, तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा 30 डेज में। 30 डे में खुद मेरे को इंटीमेशन कर देगा कि ये इसकी पेमेंट देनी है। शिवानी गारमेंट एड्रेस क्या करूंगा, सीधे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब ये मेरा वेंडर कहाँ का है, ठीक है, दिल्ली का है तो दिल्ली। अब उसके बाद पिन कोड क्या है उसका 110031, रेगुलर यूजर है, पैन है उसका, पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। मेरा GST नंबर ही उसका पैन कार्ड रहेगा, ठीक है, उसका GST नंबर ही उसका पैन कार्ड, यहाँ पे यस, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल L करता हूँ ना, कह रहा है GST शायद कुछ ना कुछ, ठीक है, ठीक है। पंजाब रजिस्ट्रेशन, अगर मैं यहाँ से GST के लॉगिन डाल दूंगा वो खुद उसकी डिटेल उठा लेगा। डाल के देखें एक बार, इग्नोर करते हैं अभी के लिए उसको, ठीक है। ये मेरा क्रेडिटर बन गया। अब क्रेडिटर तो बन गया, अब उसके बाद मैं क्या क्या चाहिए, माल खरीदूंगा तो माल बेचूंगा भी किसी को, ठीक है, मेरा सन्ड्री डेब्टर। अब सन्ड्री डेब्टर है तो किस में आएगा ये, ठीक है, अंडर करंट एसेट, ठीक है। इसको इससे पैसे मेरे को कितने दिन में आने चाहिए, 30 दिन के बाद इंटीमेशन होना चाहिए कि मेरे को पैसे लेने हैं इससे। अगर मान लो महीने के 100 इनवॉइस रेज कर रहे हो तो आप आपके 100 वेंडर, तो आपको पता कैसे चलेगा किसको क्या है, हर बार सेल रजिस्टर थोड़ी देखोगे, नहीं, आपको हमेशा सिस्टम दिखाएगा, ठीक है। सिस्टम कब दिखाएगा, जब आप डिटेल एंटर सही करोगे, पिन कोड सिम कोड जो पहली वाली पार्टी का था, उसके बाद इसका GST नंबर, ठीक है, टेस्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये बन गई सन्ड्री क्रेडिटर डेब्टर की डिटेल। और उसके बाद मैंने बनाने हैं परचेज अकाउंट्स। अब परचेज, फॉर एग्जांपल मेरी एक गारमेंट्स गुड है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं सेल करता हूँ फैब्रिक का, ठीक है, फैब्रिक सेल करता हूँ, मैं गारमेंट सेल करता हूँ, कुछ भी यानी गारमेंट सेल करता हूँ। उसमें 2 कैटेगरी हैं, ठीक है, वो एक है 5%, एक है 12%। जब खरीदूंगा तो ये दोनों कैटेगरी की खरीदूंगा, ठीक है, ये तो है नहीं कि मैं इसकी खरीद लूंगा उसकी नहीं खरीदूंगा। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लो मैंने पूरे साल में देखना हो कि मैंने 5% वाली कितनी खरीदी है और 12% वाली कितनी खरीदी है, तो उसके कैसे आप डाटा निकालोगे, आप बिल वाइज तो जा नहीं सकते, यहाँ तो आप एक एक बिल पकड़ो, एक एक पार्टी पकड़ो, नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, परचेज को ही मैं क्लासीफाई कर दूंगा, परचेज कर दूंगा एक 5% वाली, एक कर दूंगा 12% वाली। सेम केस मैं सेल में भी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है 800 रुपए का, एक सेल होगा 1200 रुपए का गारमेंट्स में। गारमेंट्स में अगर मेरा 800 रुपए का सेल हो रहा है तो GST लगेगी 5%, 1200 में सेल हो रहा है तो GST नहीं लगेगी 12%, क्योंकि गवर्नमेंट की रूल है कि अगर आपका प्रोडक्ट ट्रिपल लाइन से ऊपर जाता है तो आपको GST 12% देनी पड़ेगी ऑन गारमेंट्स, ठीक है। तो इसके अब मैं कैसे इसको क्लासीफाई करूंगा 5 और 12% पे, ये मैं आपको परचेज और सेल अकाउंट में बताऊंगा, ठीक है। और यही चीज आप ये नहीं कि आप GST इसमें आप ये कर सकते हो क्लासिफिकेशन, क्या फॉर एग्जांपल मैंने गारमेंट्स खरीदा है, कुछ क्वालिटी का कॉटन खरीदा है तो उसके लिए अलग क्लासिफिकेशन दे दूं, मैंने स्लब खरीदा है तो उसके लिए अलग क्लासिफिकेशन दे दूं, डेनिम खरीदा है तो उसके लिए अलग क्लासिफिकेशन दे, ये सारे फीचर हम GST में कर सकते हैं। और सेल करूं तो सेम पैटर्न में सेल दिख जाएगी। ऐसे इसको करना कैसे है, सिंपल सा, परचेज अकाउंट, परचेज @5% अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेबल एप्लीकेबल GST, इसको कुछ नहीं, नोट एप्लीकेबल GST एप्लीकेबिलिटी, बस इतना करके आपने कुछ नहीं करना, यस सर्विस की जगह गुड्स कर देना, यस कर देना, ठीक है। परचेज आपने ये तो ले ली 5% वाली @12%, ठीक है, द सेल सेम, ठीक है, नो एप्लीकेबल एप्लीकेबल, ठीक है, गुड्स डन, ठीक है। उसके बाद सेल में का सेम बड़ा सेल @5% अंडर सेल अकाउंट्स, ठीक है, एप्लीकेबल GST एप्लीकेबिलिटी सर्विसेज गुड्स डन,
सेल एट द रेट 12%। ठीक, हम इसको ऐसे क्लासिफाई ये भी कर सकते हैं कि आईजीएसटी से क्या माल आया, सीजीएसटी में सीजीएसटी और ऐसे लोकल सेल कितनी हुई, इंटरस्टेट कितनी, इस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आप करोगे ना तब आपको गाइडेंस मिलेगी। बट सेल का अकाउंट ये बेसिक फॉर्म्स है। सेल और परचेज के अकाउंट बनाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस किस तरह की एंट्री है, यहाँ तो होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्या आएगा, यहाँ पे आपको क्लियर करो। ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्या होता है, फर्स्ट जीएसटी आ सकती है, उसके बाद टीडीएस आ सकता है, उसके बाद टीसीएस आ सकता है। ठीक है, ये तीनों लेग जो आएंगे ये तीनों किस में आएंगे, जीएसटी में। अब जीएसटी में क्या होगा, आईजीएसटी आ सकता है, टाइप्स के नहीं होते हैं जीएसटी के, सीजीएसटी आ सकता है और एचजीएसटी या जिसको हम यूटी जीएसटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेम फॉर्म में आ सकते हैं। और उसके बाद हम ले सकते हैं आरसी। टीडीएस में कितने सेक्शन आ सकते हैं, जो भी सेक्शन 194C। अब गारमेंट्स की बात करो तो 94C यूज होगा। अगर आप फैक्ट्री ले रहे हो तो रेंट भी आपको देना पड़ेगा। रेंट फॉर्म किस फॉर्म में देते हो, 194I में। उसके बाद आप कोई प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो तो किस सेक्शन में जाओगे आप, 94J में। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर की हुई है। और सेम एज टीसीएस में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से 50 लाख से ऊपर का माल खरीदा हूं तो मेरे को टीसीएस 194 क्यों जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म टीसीएस जो आएगा सारा का सारा, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज रहती हैं गवर्नमेंट से रेलिवेंट, वो सारी किसमें आती हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। अब इसके अंदर मैं सिंपल साइड बनाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं माल खरीदूंगा तो आप याद रखना क्या लगेगा, आपका इनपुट सीजीएसटी। अगर मैं इसको परसेंटेज पे जाऊं, परसेंटेज पे काउंट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको क्लासीफाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लासीफाई करना है कि मेरे मल्टीपल आइटम है, तो मैं कैसे करूंगा, सीजीएसटी मल्टीपल आइटम पे मल्टीपल जीएसटी लगती है। सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 2.5%। 2.5 क्यों बोला, क्योंकि अगर मान लो एक जीएसटी का रेट 5 है तो सीजीएसटी जीएसटी में कितना जाएगा और सीजीएसटी में कितना जाएगा, 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 5%। ऐसे करेंगे ना। और सेम एज इनपुट HGST एट द रेट 2.5%। ऐसे लेजर बनाऊंगा। दूसरा लेजर अगर मान लो मैं सेम करता हूँ, ठीक है, 12% का, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5%। अगर यहाँ पे 12% करता हूँ तो सेम चीज ये रहेगी एट द रेट 12%। ठीक है, ये लेजर मेरे को बनाने पड़ेंगे ना, तो सेम चीज मैं इसमें भी करूंगा। इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 2.5% अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे भी मेरे को समझ हो। अब जीएसटी में कैसे करना है आपने, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे, अदर्स एंड जीएसटी। जीएसटी में जाना है, आप अभी क्या ले रहे हो, सीजीएसटी ले रहे हो ना, सीजीएसटी को यस कर देना। परसेंट ऑफ कैलकुलेशन कितनी कर रहे हैं, 2.5% को ले लेगा वो, एंटर एंटर, 2 बार एंटर मार दिया। ठीक है, उसके बाद सीजीएसटी तो कर दिया। अब क्या बचा आपका, इसको कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट कैसे करना आपने, कंट्रोल अल्ट वी के साथ, कंट्रोल अल्ट सी के साथ कॉपी और कंट्रोल अल्ट वी के साथ आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर जीएसटी, पहले कर लेते सीजीएसटी। अब यहाँ पे आप देखिए उसने स्टेट और यूटी को एक में दिखाया हुआ। ठीक है, ये डिफरेंस नहीं, आप कभी टैक्स पे करने जाओगे तो वहां पे भी आपको सेम ही दिखाएगा। क्या रेट, 2.5%, डन डन डन। इनपुट, अब इनपुट ले लिया। अब आउटपुट भी तो होना चाहिए कि माल बेचूंगा तो कैसे बेचूंगा, आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट 2.5%। अभी मैं आपको स्टेट दिखा रहा हूँ, इंटर स्टेट में भी आऊंगा। इंटर स्टेट में क्या लगेगा, आईजीएसटी। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए हमारा, जीएसटी आउटपुट सीजीएसटी। कल इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, जीएसटी डन, सीजीएसटी क्या रेट 2.5%, डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीजीएसटी हो गया, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया ना, क्लियर कर दिया इसको। फॉर एग्जांपल मैं क्लियर करता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने कंट्रोल अल्ट वी कर दी। ठीक है, पहले मैंने सीजीएसटी ऑलरेडी कर चुका था, अब क्या करूंगा, जीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर जीएसटी स्टेट 2.5%, डन डन। बहुत इजी है। ठीक है, ये हो गया, मेरे इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद मैं क्रिएट आइटम क्या कैसे बनाऊं, मैंने एक आइटम क्रिएट करनी है तो मैं कैसे बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने गारमेंट्स की शर्ट्स बनानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टॉक आइटम पे, यहाँ पे अल्टर जो भी चीज बनेगी क्रिएट में बनेगी। ठीक है, स्टॉक आइटम पे गया, मैंने क्या बनाना, मेंस गारमेंट्स शर्ट्स, कोई एक कोड दे दो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी भी चीज बाय की होगी, शर्ट बाय, तो उसमें एक आर्टिकल लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे डेनिम। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, शर्ट्स कर देता हूँ। अगर मेरे शर्ट्स का शर्ट डेनिम, कोई एक कोड ले लो, फॉर एग्जांपल 4x9। ठीक है, यानी कुछ ऐसा नाम दे लो, 4612, कोई एक आर्टिकल नंबर दे देते हैं 4612। ठीक है, किसके अंडर रहेगा, अंडर स्टॉक को प्राइमरी के अंदर रखना। ठीक है, अब यहाँ से मेरे से पूछा जाता है यूनिट। यूनिट को मैं कैसे बनाऊं, यहाँ तो मैं यहाँ पे जाके सिंपल पीस करके यूनिट बना लूं। कैसे, क्रेडिट पे जाना है, यूनिट पे जाना है, यहाँ पे सिंबल बोलना, उसमें क्या सिंबल। फॉर एग्जांपल आपने कभी बिल देखा होगा ना, तो उसमें क्वांटिटी आ जाएगी तीन लिखा रहता है कि आप पीस में ले रहे हो, मीटर में ले रहे हो। ये सारा कुछ वही बन रहा है। ठीक है, ये सारा वही बन रहा है। तो मैं यूनिट पे जाऊंगा ना तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा,
ठीक है। पीस का स्पेलिंग उसने बोला कि पूरा नाम क्या देना चाहोगे, पीसीस, ठीक है, पीसीएस सेम, ठीक है। आपने पीस में कभी भी ये तो नहीं लगता 2.5 समथिंग पॉइंट कभी नहीं लगता, तो इसलिए हमेशा इसको क्या रखना है 0, ठीक है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा मीटर्स, ठीक है। जब भी मेरे पास फैब्रिक आएगा, शर्ट किससे बनती है, फैब्रिक से बनती है ना, तो फैब्रिक किस किस उसको मेयर करना है, कैसे मेयर किया जाता है कि कितने क्वांटिटी फैब्रिक आता है, मीटर में आता ना, तो इसमें मीटर डाल दिया, मीटर फॉर्मल नेम मीटर, देखो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दो, और इसमें हमने क्या कितने डोर डालने दो, ठीक है। मीटर कभी 1 मीटर ज्यादा भी हो सकता है, कभी 0.5 मीटर ज्यादा हो सकता है, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस डाल दिए दो, इसको भी यस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी क्या बन गई यूनिट। अब मैंने बनानी है शर्ट्स, मैंने क्या था सेम कंट्रोल अल्ट वी किया, अपने कोड पीसीस, यहाँ पे कितने पीसीस आए हैं मेरे पास ये। अब जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी तो एप्लीकेबिलिटी क्योंकि हमने पहले जीएसटी को क्लासिफाई कर दिया, जूस स्पेसिफाइड डिटेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर जानता हूँ, मुझे पता है जीएसटी के शर्ट का डेनिम का कोड क्या है 6205, ठीक है, ये शर्ट का एचएसएन कोड है, मैंने वो डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी रेट स्पेसिफिक रेट है टैक्सेबल, हमेशा स्पेसिफिक करना है, तो क्लासिफिकेशन नहीं देनी, क्लासिफिकेशन तब हो जब आपका एक ही रेट पे माल हो, एक ही रेट पे बिके, तो इसलिए कभी क्लासिफाई नहीं करना। जीएसटी रेट क्या रहेगा 5%, गुड्स देन, ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं, क्वांटिटी गैस। अब दूसरा मेरे पास फैब्रिक आएगा ना, फैब्रिक किसका है, मान लो डेनिम का है, मैंने दूसरी आइटम बनानी, फैब्रिक आया डेनिम का, उसका नंबर है कोई एक आर्टिकल नंबर डाल देता हूँ 77781, उसके बाद कितने में आया, किस यूनिट में है, मीटर में, ठीक है। स्पेसिफिक डिटेल है। अब फैब्रिक एचएसएन कोड क्या रहता है, अगर जिसमें मैन शर्ट बनती है उसका एचएसएन कोड है 5208, ये मैंने ऑलरेडी क्योंकि मैंने इस फील्ड में काम किया तो मेरे को पता है, ठीक है, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। टैक्सेबल जीएसटी इस पे 5%, गुड्स 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 गुड्स, डन, ये हो गया। अब यहाँ तक हम पहुंच गए, हमने क्या क्या सीख लिया। अब स्टॉक्स में, अब स्टॉक में मैं जाके आपको कैसे दिखाऊंगा कि मेरी आइटम कहाँ कहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट्स, ठीक है, डीएल बैंक कौन सा बनाया था मैंने, किसी भी लेजर को देखने के लिए कहाँ से देखा जाता है, सिंपल सा एक फार्मूला डी ए एल, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने कोई भी लेजर देखना हो तो सिंपल सा एक शॉर्टकट की है, डिस्प्ले डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड लेजर, डी प्लस ए एल। जब भी आपसे कभी बोला जाए ना कि मेरे को इस बंदे की स्टेटमेंट निकाल के दो टैली से, तो आपने सिंपल सा डालना डी डिस्प्ले ए एल, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल सा बाहर आऊंगा, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखना, डी एल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरे साल की स्टेटमेंट होगी, डी और पूरे साल की स्टेटमेंट होगी स्टेटमेंट ऑफ इंडिया की। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एंट्री करके दिखाता हूँ फॉर अ डेमो मोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को पैसा आया कैपिटल अकाउंट से, कितना आया, क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओम ट्रेडर में पैसा डाला, क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि क्या एंट्री बनेगी, ठीक है। नीश महाजन पेड 1 लाख टू ओम ट्रेडर्स, ठीक है, ठीक है, ऑन एसबीआई बैंक, एसबीआई का लेजर बनाया ना हमने, ठीक है। क्या एंट्री बढ़ेगी यहाँ पे, एसबीआई बैंक क्या होगा हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा, डेबिट 1 लाख, क्रेडिट क्या होगा, मुनीश महाजन 2, यही बनाया था ना मैं, 2 का लेजर बनाया था, मुनीश महाजन 2 क्रेडिट 1 लाख, ठीक है, यही एंट्री हम करेंगे। अब ये वाली एंट्री को किस मोड में जाएगा, पेमेंट आई है, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा सा क्लियर कर दो कि हमने पेमेंट किस में डालनी है, पेमेंट रिसीव हुई किस में डालनी है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। मुनीश महाजन 2, ठीक है, 1 लाख, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक चीज का याद रखना, हमें नरेशन जरूर डालनी है, बीइंग नरेशन जो भी टैली की डलेगी वो बीइंग से डलेगी, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम मुनीश महाजन 2, ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम मुनीश महाजन 2। अगर कोई पर्पस पता हो, कुछ पता हो तो प्लीज एंटर कर दीजिए, 1/4/24 डेट प्लीज नोट करनी है। एंटी कोई भी एंट्री डालने से पहले ना स्टार्टिंग पीरियड, ये 3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना, हम एंट्री किस फॉर्मेट में डाल रहे हैं, क्या हुआ, पहले नेचर ऑफ ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, तभी आप कोई भी एंट्री पास करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं डेट भी मेंशन कर देता हूँ ना, डेट है उसकी 1 अप्रैल, ठीक है। कोई भी एंट्री पोस्ट करने से पहले ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना, कोई भी एंट्री, ये आपको आगे लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगी। सबसे पहले उसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है, या क्रेडिट हो रहा है, ये बिल्कुल माइंड में रखना है, ठीक है, आपको पहले ये पता होगा। उसके बाद उसकी डेट क्या है, हम कभी कभी, मेरे साथ ही कई बार कि मैंने कभी कभी एंट्री पोस्ट करी, उसके बाद मेरे को वो किस डेट में है वो मिल नहीं रही, फिर मैंने पूरी ट्रांजेक्शन खोलो उसको देखो, क्योंकि होगा क्या है ना, सिंपल सा मैं टैली में आपको दिखाऊंगा अभी कि अगर मैं कंट्रोल ए करके कोई ऊपर की डेट में भी चला जाता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन उस बंदे से हो रखी है अप्रैल में, अभी मैं फरवरी में बैठा हूँ, तो वो मैं कंट्रोल ए करके एंट्री मारूंगा तो वो एंट्री अप्रैल में होगी, ना कि फरवरी में आज की डेट में। तो इसलिए ये चीजों को, ये डेट बहुत जरूरी है, बाद में टाइम वेस्टिंग होने से अच्छा पहले। और तीसरा उसका अमाउंट, और फोर्थ
डेबिट किसे कर रहे हो और क्रेडिट किसे कर रहे हो, ठीक है। और फिफ्थ जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है नरेशन। आप कोशिश करो कि हर एंट्री में नरेशन डालो, उसका नेचर डालो कि क्यों पैसा आया था, क्यों चला गया। फॉर एग्जांपल आप सेल की एंट्री डालते हो तो उसमें आप इनवॉइस नंबर और डेट जरूर मेंशन करो। ये आज नहीं, आपको आने वाले टाइम में काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्यों बोला कि आप सेल कर रहे हो तो एंट्री करो, क्यों, कल को मान लो सेल की सीरियल नंबर बिगड़ गई, क्योंकि ईयर एंड पे क्या होता है, जब भी आप ऑडिट के लिए टैली डाटा देखो वो अपने पास फॉर्म में लाता है, सीए जो भी होते हैं आपके, वो सारे डाटे को मॉडिफाई करते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि जो सेल का नंबर है ना, या तो आपने रेफरेंस नंबर डाला हो तब भी ठीक है, अगर आपने रेफरेंस नंबर डाला सीधे सेल नंबर डाला तो आपका सारा डाटा वहीं पे जाएगा, वो एंट्री चेंज करेगा तो पूरी पूरी एंट्रियां चेंज करके डाटा पूरी एंट्री लिख देगा। तो इसलिए निरेशन तब काम में आती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको आगे जाके काम आएंगी। टैली इसलिए सीखी जा रही है कि आपको जॉब मिलने में आसानी हो, ठीक है ना। मेरा आपको सिखाने का ओनली वन ऑन वन रीजन है कि आपको जॉब लेने में हेल्प हो। ऐसा कोई मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है आपके साथ। आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो देखें, नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं, आप जाइए इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कीजिए, आपके पास काफी टाइम है। तो बट अगर आप सीख रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से सीखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एंटी को एंटर देन एंटी पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा, बैलेंस शीट सीधे आपको, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ा, पैसा आया कहां पे पड़ा हुआ है, एसेट में, ठीक है। और क्रेडिट में क्या पड़ा है, दिस अमाउंट। लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट्स में। अपने मनीष महाजन जी को कंपनी ने, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, मनीष कंपनी बेशक मनीष महाजन की है, पर कंपनी की एक सेपरेट, आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा ना, कंपनी कैन बी सोल्ड और कंपनी कैन बी सोल्ड, ठीक है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, तो इसलिए ये मनीष महाजन का पैसा नहीं है, कंपनी का पैसा हो चुका है। और कंपनी ने किसको पैसा देना, अब देना मनीष महाजन को। प्रॉफिट करेगा, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो खुद यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, ठीक है। और कंपनी अगर लॉस करेगी तो इनका पैसा खुद ही नेगेटिव होता चला जाएगा। ये मैं आपको पूरा तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा था डीएएल। कोई भी लेजर खोल के यहाँ पे सिंपल सा देखना आपने स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट, ठीक है। जब भी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इस साइड डेबिट साइड है तो मींस हमने उससे पैसा लेना है या हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। अगर ये कैश में दिखे डेबिट तो इतना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, बैंक में दिखे तो इतने बैंक अकाउंट में बैलेंस है, डेबिट साइड, ठीक है। और वहीं अगर दूसरा अकाउंट जिनसे मेरे को पैसा आया था मनीष महाजन से, वो क्या है, कंपनी ने क्या देना उनको पैसा, वो कहाँ पे दिख रहे हैं, किस फॉर्म में दिख रहे हैं, क्रेडिट फॉर्म में। जो भी क्रेडिट में दिखे, ठीक है, कंपनी ने उनको पे करने हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट साइड वाले आएंगे और डेबिट हमेशा रिकवरी वाले आएंगे, ठीक है। अगर यही क्रेडिटर पॉजिटिव में आना शुरू हो गए और डेबिटर क्रेडिट में आना शुरू हो गए तो मीन्स आपकी अकाउंटिंग गलत जा रही है। मैं आपको ट्रायल बैलेंस से भी समझाऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको टीटी भी खोल के दिखाता हूँ। बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट देगा, क्रेडिट में क्या देगा, मनीष महाजन, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखने का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि लेजर को चूज कैसे करें, कि कैसे कौन सी एंट्री किस साइड में डालनी है, परचेज डालनी तो कैसे करनी है, सेल करनी है तो कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम वर्क करे और ये वीडियो आपके तरह लोगों की ज्यादा से ज्यादा शेयर हो ताकि वो लोगों को भी मदद मिल सके। थैंक्स।